नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में छठे पाठ केंद्र सरकार में मंत्री परिषद टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये उपबंधित है कि एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री? अनुच्छेद है 74, याद रखें। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। यानी सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित मानी गई है? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की लीडरशिप, नेतृत्व में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं। लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। यानी राष्ट्रपति क्या है? एक संवैधानिक शासक मात्र है और वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है। यानी वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां किस में निहित है? मंत्रिमंडल में निहित है। आगे अपने देखते हैं मंत्री परिषद का गठन। सर्वप्रथम है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। यानी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? प्रधानमंत्री से। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं। 2 नंबर है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी किसकी राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी? प्रधानमंत्री की राय से। प्रधानमंत्री किस किस को मंत्री बनाना चाहेगा, उसी को राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। यानी प्रधानमंत्री द्वारा जिनको मंत्री बनाया जा रहा है उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य है। आगे देख रहे हैं। 3 नंबर है मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उनके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता है। यानी मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री द्वारा अलग अलग विभाग, जैसे रेल विभाग, चिकित्सा विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग आदि जो विभिन्न विभाग है उनका विभाजन किया जाता है। अलग अलग मंत्री को विभाग दिया जाता है। तो ये भी एक कठिन कार्य है, सभी को संतुष्ट करना, सामंजस्य बनाना। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। यानी वैधानिक दृष्टि से देखिए तो इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। यानी बहुत सारी बातें हैं, उनका प्रधानमंत्री को ध्यान रखना पड़ता है। आगे अपने देख रहे हैं
4 नंबर है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, यानी मंत्रियों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से ये आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यानी मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से ये जरूरी है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद से हटना पड़ता है। तो ऐसा न होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। आगे अपने देख रहे हैं 5 नंबर देख रहे हैं मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है। यानी पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को किसके सामने शपथ लेनी होती है? राष्ट्रपति के सामने। कौन कौन सी शपथ लेनी होती है? पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है। अब आगे अपने 6 नंबर देख रहे हैं मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। यानी मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। यानी बहुमत होना बने रहना जरूरी है। मंत्री परिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, मंत्री परिषद यानी अधिकतम लोकसभा का कार्यकाल जब तक होता है, जो कि सामान्यतया कितना है? 5 वर्ष होता है, अपने पद पर बनी रहती है। 7 नंबर देख रहे हैं अपने मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। वैसे मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इनको मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। यानी मासिक वेतन तथा निर्धारित जो भत्ते हैं इनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है, वो उनको मिलता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यानी मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते के अलावा इनको निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। आगे अपने देख रहे हैं मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल या कैबिनेट। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? 3। मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। 3 श्रेणी कौन कौन सी होगी? मंत्रिमंडल या कैबिनेट और राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संस्थात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यानी कैबिनेट का दर्जा सबसे उच्च होता है मंत्रियों में। कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। कैबिनेट मंत्री है, उनके पास एक या एक से ज्यादा विभाग होते हैं, जैसे रेल, वित्त, ये सभी एक या एक से अधिक विभाग इनके पास में हो सकते हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं। दूसरी श्रेणी में कौन से मंत्री आते हैं? राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। राज्य मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बीच की श्रेणी होती है। आगे अपने देख रहे हैं
ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं और कभी कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। यानी ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहयोग करने से संबंधित, और कभी कभी ये स्वतंत्र प्रधान या स्वतंत्र प्रभार भी होता है जो लगभग कैबिनेट के बराबर का ही दर्जा होता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन होते हैं। यानी स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री है उनको कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन होते हैं। आगे अपने देख रहे हैं, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री की श्रेणी आती है जो किसी ज्येष्ठ मंत्री, ज्येष्ठ यानी उससे उच्च, के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं, विभिन्न प्रशासनिक कार्य आदि में सहायता करते हैं। आगे अपने देख रहे हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां, पावर्स ऑफ द कैबिनेट। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी। यानी अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी। किंतु ये परंपरागत शब्दावली है और जहां तक व्यवहार का संबंध है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है। परंतु अपने व्यवहार में देखें तो मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। यानी वास्तव में देखिए तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग किन के द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल द्वारा। और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय, हार्ट कहा जाता है। जिस प्रकार अपने शरीर के अंदर हार्ट का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसी प्रकार मंत्रिमंडल है, इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। आगे अपने देख रहे हैं, एक नंबर है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय पॉलिसी निर्धारित करना कि देश का विकास किस प्रकार करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। यानी मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में यानी देश के अंदर प्रशासन के विभिन्न विभागों और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। अब आगे अपने देख रहे हैं, 2 नंबर है कानून निर्माण पर नियंत्रण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। यानी मंत्रिमंडल का काम केवल नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, संस्थात्मक व्यवस्था में इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है, लीडरशिप की जाती है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। यानी मंत्रिमंडल द्वारा कोई भी नीति या पॉलिसी तैयार की जाती है और उसके बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का जो कार्यक्रम है, कानून निर्माण का जो कार्यक्रम है, वो निश्चित किया जाता है। और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। और यानी मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो सदन में प्रस्तावित करते हैं। 3 नंबर अपने देख रहे हैं राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है। यानी अपनी सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? किसके हाथों में है? राष्ट्रपति के हाथों में है। लेकिन व्यवहार में
इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल में यानी विभिन्न विभागों जैसे रेल, वित्त, गृह आदि विभिन्न जो विभाग है उनके अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। अब अपने 4 नंबर देख रहे हैं, वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। यानी देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी किसका होता है? मंत्रिपरिषद का। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है। यानी बजट मंत्रिमंडल द्वारा जो निर्धारित नीति है, पॉलिसी है, उसके आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। लोकसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। यानी अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। आगे अपने देख रहे हैं 5 नंबर है, वैदेशिक संबंधों का संचालन। यानी विदेशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखने हैं। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती है। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा ही युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती है। यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही राष्ट्रपति ऐसा करता है और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाए। यानी मंत्रिमंडल ही ये सब देखता है कि दूसरे देशों के साथ हमें किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं या रखने हैं। आगे अपने देख रहे हैं, और मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में कार्य करता है? प्रधानमंत्री पीएम के नेतृत्व में। वर्तमान पीएम कौन है अपने? श्री नरेंद्र मोदी जी। अब है नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। यानी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, राज्यपाल, महान्यायवादी आदि जिन पदाधिकारियों को नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? विपक्ष के द्वारा। विपक्ष यानी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलत नीति बनाई जाती है या विपक्ष को कमी नजर आती है, जो पॉलिसी जनता के हित में नहीं है, तो उनका विपक्ष है वो विरोध जताता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने एवं शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। यानी विभिन्न माध्यमों से धरना दे करके और सकारात्मक रूप से सरकार की जो पॉलिसियां सही नहीं है उसको सुधारने के लिए सहयोग करना, सरकार के सामने मांग रखना, विभिन्न माध्यमों से दबाव बनाना, जिससे जनहित के कार्य है वो सरकार को करने होते हैं। तो धन्यवाद। आशा है ये टॉपिक आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।